नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने ग्रेविटेशन से संबंधित क्वेश्चन आंसर के 3 वीडियो देख लिए थे। उसमें हमने 75 क्वेश्चन देख लिए थे। उससे आगे से अब स्टार्ट करेंगे। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है वो NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उस पर बेस्ड है। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उन पर बेस्ड हैं। ये हमने MTG जो बुक आती है उससे हूबहू लिए हैं। इनको यहाँ पर हमने समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप ध्यान दें, इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि एक रॉकेट को पृथ्वी के सतह से v चाल के साथ ऊर्ध्वाधर रूप में छोड़ा जाता है। यह रॉकेट वापस धरती पर पहुंचने से पूर्व पृथ्वी से कितनी दूर जाएगा। इट मीन्स ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक जाएगा। मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूं कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ये रॉकेट जाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा, जब इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो उस स्थिति में इसको हम v वेग से उसको ऊपर की ओर भेजते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 12mv²। तब पृथ्वी की सतह से इसको हम ऊपर की ओर भेज रहे हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी कैपिटल G कैपिटल M। ये मास ऑफ अर्थ है और रॉकेट के द्रव्यमान को हम स्मॉल m ले लेते हैं अपॉन r e भी ले सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। ये तो पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा है और हम ये कंसीडर कर लें कि पृथ्वी की सतह से जो रॉकेट है वो h ऊंचाई तक जाएगी तो वहां पर वेग शून्य हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा रहेगी। और उस कंडीशन में ये स्थितिज ऊर्जा इस तरीके से हम पुट कर देंगे। अब देखिए, तीनों ही पदों में से m तो कट जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से हम कैलकुलेट करके इस h की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। वैसे हमने थ्योरी में भी इसको सोल्व करवा दिया था, यहां पर भी आप देख लीजिए कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए, बाकी राशियों को एक तरफ रख देते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो v²/2 इक्वल टू यह गया कैपिटल G RE² इंटू में RE में यहां पर पुट कर देता हूं, RE ही मैंने पुट किया है, माइनस में देखिए कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में यहां पर हमारे पास में आ जाएगा RE² बट्टे में RE+H। यहां से हम इसको क्या पुट कर दें, v²/2 इसको gm/RE², इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल g इंटू RE, ये हम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस RE बट्टे में RE+H ये रह जाएगा हमारे पास में। और यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए G और E तो RE+H माइनस RE बट्टे में RE+H, तो यहां से RE से RE कैंसिल हो जाएगा, इसको वज्र गुणा कर देते हैं तो यहां से क्या आ गया हमारे पास में v² RE+H इक्वल टू 2GRE इंटू H। तो यहां से ये हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं, v² RE बराबर H हम यहां से कॉमन ले लेंगे 2GRE माइनस v², तो ये बट्टे में चला जाएगा, H बराबर ये निकल कर आएगा तो v² RE
बटे में 2GRE माइनस वी स्क्वायर। ऑप्शन सी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्मॉल एम द्रव्यमान का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर आ रहा है। शुरुआत में 10 RE दूरी तय करने में चाल VI है। यह VF चाल से पृथ्वी पर आघात करता है। RE रेडियस ऑफ अर्थ और ME मास ऑफ अर्थ है। तो देखिए कौन सा रिलेशन इनमें सही होने वाला है। तो जब ये RE दूरी पर है तब इसकी वेलोसिटी VI, और जब ये RE मतलब पृथ्वी की सतह पर आ रहा है तो उसकी डिस्टेंस पृथ्वी के केंद्र से RE रह जाएगी, तब वेलोसिटी है VF। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से जब ये क्षुद्र ग्रह की जो प्रारंभिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा देखिए कितनी होगी, 12mVI का स्क्वायर, और उस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है कैपिटल G मास ऑफ अर्थ ME इंटू मास ऑफ एस्ट्रॉइड अपॉन जो डिस्टेंस है वो 10 RE थी। स्थितिज ऊर्जा ये होगी। अब यहां पर आप ध्यान दें, पृथ्वी की सतह पर भी ऊर्जा उतनी ही रहेगी। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो गतिज ऊर्जा तो कितनी होगी, mVF स्क्वायर माइनस कैपिटल G ME स्मॉल m बट्टे में RE, ये रह जाएगी, केवल RE रह जाएगा। यहां से हम VF स्क्वायर की वैल्यू चाहिए अपन को, तो देखो m तो सब में से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पुट कर देता हूं, लेकिन यहां से क्या आ जाएगा, VI का स्क्वायर माइनस में 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना रह गया, कैपिटल G ME बट्टे में 5 RE, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हुए इधर पुट कर देता हूं, कैपिटल G ME बट्टे में RE, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ये रह गया। तो ये आ गया VF का स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, VF का स्क्वायर चाहिए, तो VF स्क्वायर बराबर आ गया VI स्क्वायर प्लस इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2G ME बट्टे में RE, ये यदि हम कॉमन लेते हैं यहां तो 1 रह गया, फिर माइनस में 1 बट्टे में 10 रह गया। तो ये इसका आंसर होने वाला है। आप गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ओके, ये यहां पर मास ऑफ अर्थ ही आएगा। ये ऑप्शन सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 तारे जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान कैपिटल M है, ये स्मॉल m नहीं है, कैपिटल M है, और रेडियस कैपिटल R है, जो एक दूसरे की ओर आमने सामने से टकराने वाले हैं। वे एक दूसरे की ओर आना तब शुरू करते हैं जब उनका पृथक्करण स्मॉल r है वो कैपिटल R से काफी बड़ा है। उस स्थिति में ये गति करना स्टार्ट करते हैं। यदि पृथक्करण पर उनकी चालें नगण्य हैं तो उनके आपस में टकराने वाली चाल v क्या होगी। देखिए विद्यार्थी, जब वो काफी अधिक दूरी पर होते हैं तो सिर्फ यहां पर भी ऊर्जा संरक्षण नियम से ही इसको फाइंड आउट करेंगे। तो उनके मध्य सिर्फ और सिर्फ स्थितिज ऊर्जा मौजूद होती है, गतिज ऊर्जा 0 होती है। तो देखिए दोनों के मध्य जो स्थितिज ऊर्जा होगी कैपिटल G कैपिटल M, क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य जैसे एक स्मॉल m1 द्रव्यमान है, एक स्मॉल m2 द्रव्यमान है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तब जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो यही होती है। ओके, यहाँ पर 2 तारे हैं, एक का द्रव्यमान कैपिटल M, दूसरे का कैपिटल M, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, स्मॉल r की टर्म्स में ही है, तब जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस में कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में स्मॉल r। तो यहाँ कैपिटल M 2 बार आ रहा है तो m का स्क्वायर हो गया। जब ये आपस में टकरा रहे हैं तो इनके अंदर गतिज ऊर्जा भी आ गई है। तो देखिए गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 m
वी स्क्वायर, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की गतिज ऊर्जाएं सेम है, तो इसको 2 से मैं गुणा कर दूं इंटू 2। फिर इन दोनों के मध्य स्थितिज ऊर्जा क्या रह गई, कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम बट्टे में अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2r रह गई है। देखो यहां से m कैंसिल हो गया, इस v की वैल्यू हमें पुट करनी है। देन इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, देखिए कैपिटल m भी एक कैंसिल हो जाएगा यहां से। देन वी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, वी स्क्वेयर इक्वल टू आ गया है कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में 2r माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में स्मॉल r। तो v बराबर कितना आ गया हमारे पास में, कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू में आ गया हमारे पास में 1/2r माइनस 1/r का रूट। ये हमें मिल चुका है। तो ऑप्शन यहां पर गौर करके देखेंगे कि ऑप्शन बी यहां सही होने वाला है, ऑप्शन बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन तुल्यकाली उपग्रहों के बारे में सही है, कौन सा इसमें से सही है। तो तुल्यकाली उपग्रह पश्चिम पूर्व दिशा में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस तरीके से पृथ्वी घूमती है उसी तरीके से ही ये भी घूमेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखिए एक एक करके इनको देख लेते हैं कि किसी घूमते हुए उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर ले जाने के लिए आवश्यक कार्य समान ऊंचाई पर किसी स्थिर वस्तु को पृथ्वी के प्रभाव से बाहर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होती है। तो देखिए उपग्रह के अंदर पहले से ही गतिज ऊर्जा मौजूद होती है, उतनी ऊंचाई से किसी वस्तु को हम यदि बाहर ले जाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्थितिज ऊर्जा मौजूद होती है। तो जो कुल ऊर्जा की यदि मैं यहां पर बात करूं, देखिए यहां पर यदि कम आता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि यदि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है तो किसी कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक होती है। देखिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है तो चक्रण कर रहे उपग्रह की कुल ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा की ऋणात्मक वैल्यू के इक्वल होगी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट 1950 में प्रक्षेपित किया गया, ये 1957 में किया गया था। ये स्टेटमेंट भी गलत है। तुल्यकाली सिनकॉम्स तुल्यकाली संचार उपग्रह की कक्षीय चाल 3.07 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड है। ये हमने कॉन्सेप्ट में भी आपको क्लियर कर दिया था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा उपग्रह के संदर्भ में गलत है। इसमें से गलत स्टेटमेंट हमें छांटना है कि ध्रुवीय उपग्रह उत्तर दक्षिण दिशा में पृथ्वी के ध्रुव के चारों ओर चलता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए कि ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग चंद्रमा शुक्र एवं मंगल की भौगोलिक स्थितियों के अध्ययन में किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। हमें गलत स्टेटमेंट, ध्रुवीय उपग्रह उच्च लंबाई का उपग्रह होता है, ये निम्न ऊंचाई वाला, ये ऊंचाई आना चाहिए यहां पर। तो ये उच्च ऊंचाई वाला नहीं है, निम्न ऊंचाई वाला होता है, इसकी ऊंचाई कम होती है जबकि तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई ज्यादा होती है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका जो परिक्रमण काल है लगभग 100 मिनट होता है। गलत स्टेटमेंट हमें देखना था, तो गलत स्टेटमेंट सी में है, तो ऑप्शन सी यहां सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तुल्यकाली उपग्रह की कक्षा वृत्तीय होती है, उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है। जो कैपिटल टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो देख लीजिए, किस पर डिपेंड करेगा। देखिए परिक्रमण काल का फॉर्मूला है 2π
आर क्यूब बट्टे में कैपिटल जी बाई एम का रूट, इसे हम 2 पाई, इसे आर प्लस एच का क्यूब बट्टे में कैपिटल जी बाई एम का रूट ऐसे भी पुट कर सकते हैं। तो द्रव्यमान उपग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, कक्षा की त्रिज्या मतलब स्मॉल आर पर डिपेंड करता है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई एच पर डिपेंड करता है। तो ये 2, 3 और 4 पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उपग्रह की लैंड स्टेट श्रेणियां किस ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा के निकट घूमती है? तो 918 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चक्कर लगाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई होती है? तो देखिए पृथ्वी की सतह से 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चक्कर लगाते हैं। ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक उपग्रह के संचार के लिए पृथ्वी के चारों ओर विषुवत रेखीय तुल्यकालिक कक्षा में स्थित है, ऐसे उपग्रह की ऊंचाई क्या होगी? अभी अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया है, टी बराबर क्या था? 2 पाई आर प्लस एच बट्टे में जी बाई एम की घात है 3/2। यहां से इस एच का मान फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? इस एच की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां से आ गया हमारे पास में, देखिए t/2 पाई की घात आ गई 2/3 बराबर आ गया है आर प्लस एच बट्टे में जी बाई एम। तो यहां से ये आ गया हमारे पास में आर प्लस एच बराबर जी एम t/2 पाई की घात 2/3 और एच बराबर आ गया है जी एम t/2 पाई की घात 2/3 माइनस में आर। तो इन सब की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे तो हमें एच प्राप्त हो जाएगा। और देखिए तुल्यकाली जो उपग्रह होता है उसके लिए जो एच की जो वैल्यू होती है वो लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। तो ये हम आपको बता दें एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो ये आएगी, यहाँ से कैलकुलेशन करने से ये हमें प्राप्त होने वाली है। ओके, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री है वो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं करते, वहां पर जो प्रतिक्रिया बल है वो शून्य हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे। ऑप्शन सी सही होगा। एक उपग्रह में भारहीनता का कारण है, उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या है? देखिए उनका शून्य त्वरण तो शून्य नहीं होता, उपग्रह का त्वरण तो होता है लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण है वो शून्य हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, इसलिए भारहीनता क्रिएट होती है। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक होल है, जो ब्लैक होल है वो क्या है? अति घनाग्रहित पदार्थ होता है। ऑप्शन सी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समान द्रव्यमान घनत्व के किसी अर्धगोलीय कवच के बिंदु P पर गुरुत्वीय तीव्रता की दिशा को किस तीर के द्वारा संकेतित किया गया है? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इस पूरे का पूरा जो द्रव्यमान आप देख रहे हैं एक समान इसमें घनत्व है और अर्धगोलीय कवच के ऊपर कोई बिंदु है, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा, इसका क्या होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इस ई डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में होगी? ई की डायरेक्शन में। ये जो ई है वो इसके इस द्रव्यमान केंद्र की ओर होती है। तो जो पिंड हमने लेते हैं तो गुरुत्वीय तीव्रता उसके द्रव्यमान केंद्र की ओर होगी, तो ई की ओर इसकी डायरेक्शन होने वाली है। ऑप्शन बी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि पृथ्वी के घूर्णन की कोणीय चाल होती है। तो ये देखिए 7.3 गुणा 10⁻⁻5 रेडियन प्रति सेकंड। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ये हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। वैसे आप फाइंड आउट करना चाहें तो ओमेगा बराबर 2π/T से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2π की वैल्यू आप जानते ही हैं 3.14 और टी यहाँ पर 24 घंटे हैं, जिसे हम 86,400 सेकंड जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन ए ही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के केंद्र से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 4.8 न्यूटन पर किलोग्राम है, तो इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव क्या होगा। यहां पर आप ध्यान दें, हमें आर जो स्मॉल आर है वो दे रखा है। हम आपको बता दें कि गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। पृथ्वी के कारण से जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, और जो गुरुत्वीय विभव है वो माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर। ये तो मैंने पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर है, और यदि हम आर ऊंचाई पर लें तो स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर स्मॉल आर आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि v बट्टा ई यदि हम ज्ञात करें तो माइनस में आर आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, v चाहिए, तो माइनस में आर इंटू ई आ जाएगा। तो माइनस में आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 10,000। चलिए यहां पर ही मैं पुट कर देता हूं, माइनस में 10,000 किलोमीटर तो 10⁻³ और ई का मान कितना है 4.8, तो 4.8 गुणा 10⁻³ कितना आ गया 3 और 4 7 आ गई जूल प्रति किलोग्राम। तो यहां से माइनस में आएगा, ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। ओके, तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्द ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम प्रत्यास्थता से रिलेटेड जो टॉपिक है वो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।